आज हम लोग का कोशिका में दोहरी झिल्ली है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका। और दूसरा आज का हम लोग का पार्ट रहेगा लवक। लवक को हम लोग प्लास्टिड भी कहते हैं। लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। चलिए आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से हम लोग डिजाइन बना देते हैं, इस तरीके से, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो पार्ट है मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ, इस तरीके से हो गया। इस पार्ट को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो ये पार्ट हमारा हुआ राइबोसोम हो गया। ये जो पूरा उंगली नुमा संरचना है इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसी के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। यानी कि एक तरीके से क्या है? डीएनए है। और कैसा डीएनए है? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। इसके साथ साथ अगर हम लोग और बात करें तो ये वाला बाह्य परत है, ये क्या है? बाह्य परत। इसे हम कंप्लीट इंटरनल पार्ट भी कहते हैं। यानी ये क्या है? कंप्लीट इंटरनल पार्ट, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसके बाद इसी में गद्दानुमा डिजाइन होता है, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे डिजाइन होते हैं। इस पार्ट को हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। ये हो गया ऑक्सीसोम। अब ऑक्सीसोम क्या होता है इसे भी हम लोग जानेंगे। तो ऑक्सीसोम कण है, और ये कण F0, F1, F2 ये सब होते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीसोम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के समान जानकारी के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिका में है। ये किसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोहरी झिल्ली कोशिका में है। इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहला, यह दोहरी झिल्ली का ही कोशिकांग है। इसका कोशिकांग है दोहरी झिल्ली का। दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का भी निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? एटीपी। एटीपी कहने का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का भी क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसी दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से, यानी इसी के दौरान क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का भी विखंडन कर देती है। इसे हम एक डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
यहाँ पे ये जो पार्ट है, ऐसा एक पार्ट बना देते हैं। ये हो गया, ये हमारा क्या है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसी से क्या होता है, भोजन। मान के चलिए कि भोजन लिए, अब ये जो भोजन है इसका क्या करेंगे, पाचन करवाएंगे। ये भोजन का क्या होगा, पाचन। पाचन के दौरान यह किस रूप में टूट गया, तो ग्लूकोज में। किसमें टूट गया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज से सीधे ये कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। चलिए, उसके बाद मान के चलिए कि श्वसन का क्रिया किया। मनुष्य जो है वो कौन सी क्रिया किया, श्वसन की क्रिया। अब ये जो श्वसन है इसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये भी कहाँ गया, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में गया। यानी कि सब कहाँ जा रहा है, सारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही जा रहा है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का क्या करेगी, विखंडन। यहाँ जैसे ही विखंडन होगा तो C6H12O6 प्लस O2 ऐसे करके निर्माण ये हो गया। अब जैसे ही निर्माण होगा तो यहाँ से ATP देगा। क्या देता है, ATP। ATP को कहते हैं एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ H2O यानी जल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है ये दोनों, तो ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये दोनों कैसे पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये दोनों कैसे पदार्थ है, तो अपशिष्ट पदार्थ हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कि शरीर से बाहर जाएगा। अब ये जो ATP है, अब ये ATP ऊर्जा के रूप में चेंज होती है। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में चेंज होती है। और यही ऊर्जा पूरी ऊर्जा में, यानी कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी है इस रूप में क्या होता है, बदलता है। यानी इसी ऊर्जा से हम लोग पूरा अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जो ऑक्सीसोम थे, यानी कि ये जो पार्ट हम लोग का था, ये वाला पार्ट ऑक्सीसोम। तो ये जो ऑक्सीसोम पार्ट है, तो यह मुख्य रूप से ATP का निर्माण करता है। यह ऑक्सीसोम किसका निर्माण करता है, तो मुख्य रूप से ATP का निर्माण करता है। अब अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना के बारे में बात किया जाए, आ जाइए डायग्राम पे। तो बाह्य परत, ये जो बाह्य परत है यह बहुत ही सरल और सपाट होती है। आंतरिक पर जो आंतरिक संरचना है उंगली नुमा यह रचना होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA होता है और स्वयं का राइबोसोम भी होता है। इसीलिए यह कुछ मात्रा में प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन भी कुछ मात्रा में स्वयं बना लेते हैं। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त अंग भी होता है। इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि इसके पास स्वयं का क्या है, DNA है और स्वयं का क्या है, राइबोसोम है। स्वयं का क्या है, राइबोसोम है। DNA जो होती है यह आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताती है। आनुवंशिक पदार्थ यानी आनुवंशिक चीज़ों के बारे में जानकारी देने का काम कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA। राइबोसोम जो होते हैं
तो यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का। ऐसे मैं बना देती हूँ। यह प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरीके से यह किसका निर्माण कर रही है? तो प्रोटीन का निर्माण कर रही है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया। अब इसमें क्या होते हैं कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान के चलिए एक सिंहासन है। यहाँ पे ये जो है, ये मान के चलिए डीएनए। ये क्या है? डीएनए। डीएनए यानी राजा है। ये आरएनए है। ये क्या है? आरएनए है। डीएनए ने आरएनए को 50 ग्राम प्रोटीन लाने के लिए कहा। 50 ग्राम प्रोटीन कि जाओ आरएनए और राइबोसोम से 50 ग्राम प्रोटीन लेके आओ। आरएनए जो है ये राइबोसोम के पास गया। आरएनए कहाँ गया? राइबोसोम के पास। ठीक है, और आरएनए ने राइबोसोम को कहा कि राजा ने 50 ग्राम प्रोटीन मांगा है, और राइबोसोम प्रोटीन बना के किसे दे देगा? आरएनए को, और आरएनए वो प्रोटीन राजा के पास ले आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो पूरी आंतरिक संरचना होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक संरचना है वो मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ऑक्सीसोम होते हैं, F0 F1 ऑक्सीसोम होते हैं, कण मौजूद होते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में खराबी हो जाए, ठीक है, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है इसमें खराबी होती है तो आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए लगभग सभी आनुवंशिक बीमारियां माँ पक्ष से ही प्राप्त होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने बताया था। किसने बताया था? रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, और इसका नाम, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में बताया, और इसका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट रखा था। बायोब्लास्ट। ठीक है, फिर आगे चल के कार्ल बेंडा है। आगे चल के कौन आए? कार्ल बेंडा। और कार्ल बेंडा जी ने फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन कहने का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज मिलके माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। तो पहला नंबर पे आता है प्रोटीन। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का बात करें तो 60 से 50% माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन होते हैं। अगर इसी में फॉस्फोलिपिड का बात करें तो यह 25 से 30% होता है। अगर राइबोसोम और डीएनए का बात करें, राइबोसोम और डीएनए, राइबोसोम और डीएनए का बात करें तो यह 5 से 10% होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में खनिज का बात करें, इसका खनिज का, तो खनिज का अगर बात करते हैं तो 1 से 2% होती है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग का टॉपिक है लवक। तो चलिए लवक के बारे में भी हम लोग जानते हैं। लवक, लवक जो होते हैं केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें होगा केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं।
लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं यह भोजन निर्माण, भंडारण तथा फल और सब्जियों को रंग प्रदान करने में भी लवक का प्रमुख भूमिका होता है। अर्नेस्ट हेकल जी ने लवक के बारे में बताया, जबकि A.F. विलियम, ठीक है, सिंपर ने लवकों की व्याख्या की थी। इन्होंने क्या किया था? लवकों की व्याख्या की थी, जबकि अर्नेस्ट हेकल ने बस बताया और इन्होंने पूरे लवक के बारे में बताया है। अब हम लोग बात करें लवकों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। सेकेंड में होता है वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड में होता है अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो पेड़ पौधे के हरे भाग, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पेड़ पौधों के हरे भाग तथा ज्यादातर पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। इनके साथ क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। हरित लवकों में स्वयं का डीएनए होता है। इनके पास भी स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। स्वयं का डीएनए होता है, साथ में राइबोसोम भी होता है। इसलिए यह भी अपना प्रोटीन स्वयं ही बनाते हैं। और इसीलिए हरित लवक को अर्ध स्वायत्त अंग यानी सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं और स्वायत्त अंग भी कहते हैं। हरित लवक की खोज A.F.
विलियम सिम्पर ने किया था। सिम्पर जी ने किया था। यानी हरित लवक के बारे में कौन बताए? तो A.F. विलियम सिम्पर। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करें, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेना जो होते हैं वो डे टाइम में काम करता है, यानी डे टाइम में एक्टिव होते हैं, डे टाइम। इससे लाइट रिएक्शन होता है, राइट रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रोमा जो होते हैं ये नाइट टाइम, यानी नाइट में एक्टिव होते हैं और यह डार्क रिएक्शन करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रेना और स्ट्रोमा। अगर हम लोग बात करें हरित लवक में, ठीक है, ग्रेना का, तो मान के चलिए ये हरित लवक है। ये क्या है? हरित लवक है। इसमें इस तरीके से कॉइन बना हुआ रहता है, इधर भी बना देती है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेना, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेना। अब इसमें से एक ग्रेना को बाहर निकालते हैं, यानी एक ग्रेना क्या किए? बाहर निकाले, तो इस तरीके का होता है। कैसा होता है? इस तरीके का। इसे हम लोग कहते हैं थैलोक्वाइड, थैलोक्वाइड। अब इसी ग्रेना में इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसे हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वांटासोम। अब ये जो क्वांटासोम है ये यूनिट है, ये हरित लवक की क्या होती है? यूनिट, ठीक है, जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई होती है। तो कह सकते हैं कि क्वांटासोम हरित लवकों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है वर्णी लवक। दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए अभी ये क्या होता है? तो ये पेड़ पौधों में रंग प्रदान करते हैं। यह पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है और खासकर फल एवं सब्जियों में, फल एवं सब्जियों और फूल को भी यह रंग प्रदान करता है। आमतौर पे इनके पास 3 रंग होते हैं। वर्णी लवक के पास कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग, लाल, पीला, नारंगी। लाल, पीला और नारंगी। वर्णी लवक फूलों को विशेष रंग देकर परागण में भी मदद करता है। यानी वर्णी लवक जो होते हैं यह फूल को विशेष रंग देता है, जिससे फूल जो होते हैं परागण में भी मदद करता है, ठीक है, परागण में अच्छी भूमिका निभा पाता है। फल एवं सब्जियों में रंग प्रदान करने से रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास होता है।
सामान्य क्षमता के अनुसार वर्णीय लवक भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरीके से के पत्ता है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, पत्ता है। चलिए इसे मान के चलिए ऊपर का जो पार्ट है इसे वर्णीय लवक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्णीय लवक। यानी वर्णीय लवक कहाँ है, तो ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। और यही अंदर में अगर कहा जाए तो यह हरित लवक है। हरित लवक कहाँ, तो अंदर के भाग में, अंदर के भाग में। तो कह सकते हैं कि सजावटी रंगीन पत्तियों में ऊपर वर्णीय लवक पाए जाते हैं तथा नीचे हरित लवक पाए जाते हैं। इसीलिए ये पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है अवर्णीय लवक। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का है लवक में अवर्णीय लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। चलिए ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो यह लवक रंगहीन एवं सफेद होते हैं। यह कैसे होते हैं, तो रंगहीन होगा, रंगहीन एवं सफेद होते हैं। इनका मुख्य कारक भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, यानी ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। भोज्य पदार्थों का क्या करेगा, संग्रहण। किस रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ये सब के रूप में ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। अवर्णीय लवक सूर्य के प्रकाश में, यानी अवर्णीय लवक जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाते हैं। सूर्य के ये प्रकाश में कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए यह मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे अथवा फलियों के रूप में रहता है। जैसे मटर का पौधा देख लीजिए, जो मटर होते हैं वो फलियों के रूप में होते हैं। आलू हो गए, गाजर हो गए, ये सब मिट्टी के नीचे होते हैं। अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन होते हैं जानते हैं। तो पहला होता है एमालियोप्लास्ट। एमालियोप्लास्ट, एमालियोप्लास्ट में कहा जाता है कि स्टार्च का संग्रहण होता है। जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, इसमें स्टार्च का क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आलू, चावल, ठीक है, इस तरीके से स्टार्च का संग्रहण होता है। दूसरा पार्ट होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, इसमें वसा का संग्रहण होता है। वसा का संग्रहण होता है। जैसे सभी प्रकार के तेलहन, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सभी प्रकार के तेलहन, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली आज। और इसका तीसरा पार्ट होता है प्रोटीनोप्लास्ट। इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि प्रोटीन का संग्रहण हो। इसका संग्रहण होता है प्रोटीन का। इसमें एग्जाम्पल आते हैं सभी प्रकार की दालें हो गए, सोयाबीन हो गए, सोयाबीन, मूंगफली हो गए, ये सब में
भरपूर मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों में संबंध भी होता है। तो अगर हम लोग संबंध का बात करें, देखिए यहाँ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये किस में चेंज होते हैं, तो यह क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं यह चेंज होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, इसमें ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है, इसीलिए इसे त्रिभुज संबंध भी कहते हैं, त्रिभुज संबंध भी कहते हैं। एक नोट में और जान लीजिए, नोट के रूप में, कि खेतों में खुला पड़ा आलू, खेतों में खुला पड़ा हुआ आलू हरा हो जाता है, हरा हो जाता है क्योंकि एमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट किसमें बदल जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, जिसके कारण सोलेनिन नामक रसायन पदार्थ बनता है और यह कैंसर उत्पन्न करता है, यह कैंसर उत्पन्न करता है। तो आज का लगभग का पार्ट हम लोग का हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग जानते हैं एकल झिल्ली में, और उसमें हम लोग का पार्ट रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदावीय जालिका, साथ ही साथ रहता है गोल्गी बॉडी, और लास्ट हम लोग का उसी का ये टॉपिक रहेगा लाइसोसोम। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें।